शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इस टॉपिक में क्या है, हमने ना कोई डिवेंचर्स को इशू करा होगा पहले, अब हम उसको रिडीम करने की बात कर रहे हैं। रिडीम करना यानी कि उसको पैसे वापस लौटा के उससे अपने डिवेंचर्स वापस ले लेना, तो वो होता है हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन के मैंने मेथड देखे थे काफी सारे, बट उसमें एक टॉपिक था हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, वो क्या था हमारा, जिसमें सोर्स के बारे में उसने बात की थी। सोर्स यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बोल दो इसे, या फिर सिंकिंग फंड बोल दो इसे। क्या होता है सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व? हमने ना अभी टाइम वैल्यू फंड किया था साथ साथ, तो उसमें सिंकिंग फंड करके एक टॉपिक पढ़ा था। सिंकिंग फंड में क्या था कि आपको ना फ्यूचर में एक अमाउंट चाहिए, उसके लिए आप हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते रहते हो, ठीक है ना, ताकि आपके ऊपर एक साथ बर्डन ना रहे। कंपनीज भी ऐसे ही करती है। अगर कंपनी ने अपने डिवेंचर्स इशू करे मार्केट के अंदर, और अब कंपनी को 5 साल बाद वो पैसा रिडीम करना है, ठीक, मान लो कंपनी ने 50 लाख के डिवेंचर इशू करे और कंपनी को वो 50 लाख रुपए 5 साल बाद रिडीम करना है। तो अगर कंपनी 5 साल बाद इकट्ठा 50 लाख रुपए निकालेगी ना, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत आ जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं वो, उस केस में वो हर साल ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते रहते हैं। लेट्स से मान लो हर साल 8-8 लाख रुपए ना मैं अलग से रखता रहूंगा। अब 8-8 लाख रुपए अगर मैं अलग से अपने पास सिर्फ ड्रॉर में रख लूं, तो सोच के देखो क्या फायदा होगा। 8 लाख रुपए ड्रॉर में पड़े रहेंगे, क्या वो 8 लाख बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे ड्रॉर में पड़े पड़े थोड़ी पैसा बढ़ता है। उसको वो क्या करते हैं, फिर एक बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, वो कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि अगर मैंने 8 लाख रुपए डिपॉजिट कराए तो उस पर 5 साल इंटरेस्ट लगता रहे, अगले साल फिर से 8 लाख डिपॉजिट कराऊंगा तो उस पर 4 लाख इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो बेसिकली होगा क्या, अगर ये मेरी टाइमलाइन है 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पर 50 लाख के डिवेंचर इशू करे, और अब मुझे 5 साल बाद यही 50 लाख के डिवेंचर रिडीम करना है। तो मैं क्या करूंगा, हर साल यानी कि इस साल 8 लाख, इस साल 8 लाख, इस साल 8 लाख, इस साल 8 लाख और इस साल 8 लाख, 5 साल 8-8 लाख रुपए डिपॉजिट करा दूंगा। इससे होगा क्या सर, ये तो 40 लाख ही हुए। तो इस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट भी कर दूंगा, ताकि इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। इन पे इंटरेस्ट मिल मिल के ये पैसा 40 लाख का कितना बन जाएगा, 50 लाख बन जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको इन्वेस्ट करूंगा, इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा ताकि ये 50 लाख मेरा पूरा हो जाए कितने साल बाद, 5 साल बाद इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है ना, कितने साल बाद, 5 साल बाद पूरा हो जाए इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। ये हमारा क्या होता है, सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड का सीधा सा मतलब यही है कि आपको फ्यूचर में एक पैसा चाहिए, उसके लिए आप शुरू से फंड बनाना शुरू कर देते हो, आप शुरू से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, ताकि आपके साथ ऊपर एक साथ बर्डन ना आए। तो इसमें अब दो चीजों का काम है, मेन चीज कि एक तो कितना कितना अमाउंट हमें हर महीने डिपॉजिट करना है, कितना कितना अमाउंट अगर हमें हर महीने डिपॉजिट करना है, ये निकालने के लिए हम सीख चुके हैं एन्युटी के अंदर। मान लो अगर हमें 10% इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अगर हमें इन्वेस्टमेंट में 10% इंटरेस्ट मिलता है, और हमें क्या चाहिए, फ्यूचर में 50 लाख चाहिए, तो हमने एन्युटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी इनटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस आई। मैथ्स नहीं पढ़ रहे, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, पर उसमें एक टॉपिक यूज हो रहा है, ठीक। तो फ्यूचर वैल्यू हमें कितने चाहिए, 50 लाख चाहिए। एन्युटी अमाउंट हमें चाहिए कि हर साल मैं कितना डिपॉजिट कराऊं, वो हमें चाहिए, इनटू 1 प्लस आई, आई यानी कि 0.10, 5 साल में -1 डिवाइड बाय आई, आई यानी कि 0.10। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मुझे हर साल कितना पैसा डिपॉजिट करवाना चाहिए उसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ए की 818987 ऐसा कुछ करके, यानी कि 8,19,000 समथिंग आ रहा है। तो यानी कि मैं हर साल 8,19,000 रुपए डिपॉजिट करवाऊंगा, तो 5 साल बाद वो मेरे कितने बन जाएंगे, 50 लाख रुपए बन जाएंगे। वो मेरे कितने बन जाएंगे, 50 लाख रुपए बन जाएंगे। बात समझ आ रही है, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ कि हर साल मुझे कितना कितना पैसा डिपॉजिट करवाना है। तो सर हमें पेपर में क्या ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, वो कभी कभी क्या देते हैं तुम्हें, एक फैक्टर दे देंगे। जैसे मान लो वो ऐसे बोलेंगे कि आपको 10 लाख रुपए चाहिए, और आज का एन्युटी फैक्टर कितना है, 0.321, 0.321। तो हम 10 लाख को 0.321 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3,21,000, या कुछ भी ऐसा एक हिंट देगा जो मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा तुम्हें
कि किस तरीके से इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है हमें, ठीक है ना। तो उसके लिए पूरी पूरी वो क्या देगा, हिंट। ठीक, इंस्टॉलमेंट अमाउंट के लिए पूरी पूरी हमारे पास क्या रहेगी, एक हिंट रहेगी कि किस तरीके से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देगा पेपर के अंदर, वो हिंट हम यूज कर लेंगे। ठीक, एक बारी निकालना वो नोट्स जो हमने लास्ट क्लास में निकाल लिए थे, उसमें एक एग्जांपल होगा लास्ट पेज पे। पीडीएफ निकाल लो वरना मैंने भेज दी है ग्रुप में। हाँ हाँ, इसमें लास्ट एक एग्जांपल बचा हुआ है, बस लास्ट पेज पे देखो एक एग्जांपल होगा जिसमें टाइमलाइन सी बनी हुई है। हाँ लास्ट, बिल्कुल लास्ट पेज पे होगा आई गेस। चलो देखना। हम्म, सबसे लास्ट पेज पे क्या लिखा है, जो टॉपिक है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें टेक्स्ट में, तुम्हें मॉड्यूल में, सब में इसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली टॉपिक बनता ही यही है इस चैप्टर पे, ठीक है ना। जो पुराने वाला टॉपिक था वो तो बेकार था। तो क्या होगा, कहता है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन और डिबेंचर। सोर्स क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड और सिंकिंग रिडम्पशन फंड। अब मैंने क्या बोला कि मैं अपने प्रॉफिट का ना कुछ पोर्शन किस में डिपॉजिट कर दूंगा, सिंकिंग फंड में। मैं अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सिंकिंग फंड में डिपॉजिट कर दूंगा, हर साल मैं अपना फंड बनाता रहूंगा, और उसी फंड को फिर क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। उसी फंड को क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पर बैंक अकाउंट किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हमें इसके केस में जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी, वो जर्नल एंट्रीज पास करके देखनी है। ठीक, तो हम हर साल क्या करेंगे, सिंकिंग फंड बनाएंगे, उस पैसे को फिर इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। उस इन्वेस्टमेंट में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इसकी पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं थोड़ी सी, फिर इस एग्जांपल पे आते हैं। तो आना पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पे होगा, पेज नंबर 6 पे आ जाएगा, पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 क्या बोलते हैं देखो। Source of redemption of debentures, that is debentures are always to be redeemed out of profits, and for this we have to create sinking fund। हमें इसके लिए क्या बनाना होता है, सिंकिंग फंड बनाना होता है। इसके लिए हमें सिंकिंग फंड बना के चलना पड़ेगा, और हम इसको रिडीम किससे करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे। सिंकिंग फंड इज आल्सो नोन एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डीआरएफ। टू अकाउंट्स आर टू बी ओपन। कहता है सिंकिंग फंड का दूसरा नाम क्या है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोल लो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी तुम्हें देखने को मिलेगा। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड, तीनों सेम ही बात है। ठीक, तो कहते हैं दो अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। एक तो ये फंड का अकाउंट ओपन करना है, जिसको हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड बोल सकते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोल सकते हैं, या फिर सिंकिंग फंड बोल सकते हैं। और एक इसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे हम, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से दूसरा अकाउंट आ जाएगा, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो कहता है कि टू अकाउंट्स आर ओपन। पहला क्या है, सिंकिंग फंड अकाउंट, जो कि नॉमिनल नेचर का है, और दूसरा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि रियल नेचर का है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, एसेट है हमारा। कहता है एंट्री क्या क्या होगी, पहले साल की अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, इशू के टाइम पे जो इशू और डिबेंचर्स में हमने एंट्रीज पढ़ी थी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स अकाउंट, वो हमारी इशू की एंट्री हो जाएगी। उसमें डिस्काउंट प्रीमियम जो भी होगा वो हम कंसीडर कर लेंगे उस टाइम पे। तो इशू की एंट्री तो नॉर्मल है, लेकिन हम बात करते हैं एंड में, जब साल खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी कि मान लो जैसे ये 8 लाख की इंस्टॉलमेंट है, तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 8 लाख रुपए निकालूंगा और सिंकिंग फंड में डाल दूंगा। तो मैंने एंट्री क्या पास की, पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पीएनएल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, पीएनएल को कम कर रहे हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो हमने पैसा किस में ट्रांसफर कर दिया, सिंकिंग फंड में। ठीक, लेकिन ये तो हमने सिर्फ एक बुकिश एंट्री पास किया है कि मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया और एक अलग से सिंकिंग फंड का अकाउंट बना लिया। इस पैसे को मुझे कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहिए, तभी तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने सिर्फ बुक्स में एंट्री पास कर दी और इंटरेस्ट मिल जाएगा। उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूंगा तभी तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट होता है, तो एंट्री क्या पास होगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सारी एंट्री क्या हो रही है, पहले साल के आखिरी में। तो पहले साल के आखिरी में, यानी कि इस पे इंटरेस्ट कब से मिलना शुरू होगा, अगले साल से।
पहले साल के अगर आखिरी में तुम एंट्री पास कर रहे हो तो उस पे इंटरेस्ट कब से मिलना शुरू होगा? अगले साल से। तो मतलब तुम्हें इस पे जो इंटरेस्ट देना वो मिलेगा, वो कब मिलेगा? अगले साल। तो पहले साल कोई इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं होगी। तो पहले साल बस ये दो एंट्री हो गई। कहता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 8 लाख 8 लाख, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं। ठीक, 8 लाख रुपए और 8 लाख रुपए। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद बीच के ईयर्स में, यानी कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्या क्या एंट्री पास करेंगे? सबसे पहले एक तो हमें क्या मिलेगा? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जो हमने पिछले साल 8 लाख रुपए डिपॉजिट कराए थे। यानी कि ये जो 8 लाख थे इस पे हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो पहले मैं एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट है क्या है? मेरी इनकम है। तो इनकम किस में जानी चाहिए? P&L में। लेकिन यहाँ पर ये इनकम P&L में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये इंटरेस्ट किसके लिए, किससे किससे मिला है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से। तो ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमने किसके लिए की थी? सिंकिंग फंड के लिए। तो इससे मिला हुआ इंटरेस्ट भी किस में जाएगा? सिंकिंग फंड में ही जाएगा। तो इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो हम किस में डालेंगे? अपने सिंकिंग फंड में ही डालेंगे उसको। ठीक, अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो वो हमारा किस में जाना चाहिए? सिंकिंग फंड में जाना चाहिए। तो जब इंटरेस्ट मिला तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर वो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड किस में क्रेडिट हो जाएगा? सिंकिंग फंड अकाउंट के अंदर। ठीक, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक, अभी इसके ऊपर पूरा एग्जांपल भी करेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे कुछ, तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये सेकंड ईयर में एंट्री हुई जो फर्स्ट ईयर पे हमें इंटरेस्ट मिला था। अब सेकंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट 8 लाख की उसकी भी एंट्री होगी। उसकी एंट्री क्या होगी? वही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 8 लाख 8 लाख, और ये 8 लाख भी हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा? हमें जो इंटरेस्ट मिला था ना, हम वो भी क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास सिंकिंग फंड में तो पूरा आ गया। सोच के देखो, 8 लाख तो मैं अपनी जेब से डालने वाला हूँ, और कुछ अमाउंट मुझे इंटरेस्ट का भी मिला है। मान लो 80,000, मान लो 10% इंटरेस्ट रेट था, तो सेकंड ईयर में 80,000 तो इंटरेस्ट मिल गया, और 8 लाख मैं अपनी जेब से डालने वाला हूँ, जो मैं हर हर साल डालने वाला हूँ। तो यानी कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 8 लाख की नहीं करूंगा, 8,80,000 की करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसे कितने हैं? 8,80,000 है। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री पास करूंगा, यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें एक तो एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट आएगा प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट आएगा। दोनों अमाउंट आएंगे, और वो अमाउंट हम क्या कर देंगे? ये वाला कंपनी की मर्जी है, कहीं भी इन्वेस्ट कर दो जहां उनको रिटर्न अच्छा मिले। सिंकिंग, हाँ बोलो। वो मिल तो हमें रहा है ना, हमारा इंटरेस्ट। हाँ हाँ हाँ, वो हमें बल्कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के जैसा होता है। तुमने अपने एक एफडी टाइप करा दी, बस तो वो उसको नाम तुमने क्या दे दिया? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दे दिया। ये कोई अलग से एज सच वो नहीं है कि आपको अलग से सेक्शन दिख रहा है। नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट की तरह चलेगा। जैसे मान लो मेरे पास 8 लाख रुपए पड़े हैं, मैं बैंक में जाके एफडी करा दूंगा, या फिर कुछ भी ऐसे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो बस उसको मैं अपनी बुक्स में नाम क्या दूंगा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बैंक वालों के तो वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसका इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बस मैं उसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाऊंगा? सिंकिंग फंड। हाँ, जनरली ये एन्युटी पे ही चलता है, क्योंकि सिंकिंग फंड का मतलब यही है ना कि आप हर साल थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करो, ताकि आपके पास फंड इकट्ठा हो जाए जितने टाइम बाद आपको चाहिए। ठीक, तो ये होता है। क्या कह रहे हो? हाँ, ये ना एक्चुअली इन्वेस्टमेंट और दोनों अलग चीजें हैं। जो सिंकिंग फंड अकाउंट हमने बनाया, ये हमने सिर्फ बुक्स में बनाया अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आगे जाके दोनों का ट्रीटमेंट अलग-अलग होगा। अभी खत्म होने दो थर्ड ईयर, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मिडल ईयर्स क्या है? मिडल ईयर्स यानी कि दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। इसमें हम क्या करेंगे? हर साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक टू इंटरेस्ट। फिर उस इंटरेस्ट को किसमें क्रेडिट करते हैं? सिंकिंग फंड में, ठीक है ना? सिंकिंग फंड में जाएगा, और जो हर साल अमाउंट मिला वो अमाउंट हम हमेशा क्या करते रहेंगे? इन्वेस्टमेंट। तो अमाउंट एंट्री क्या होगी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? एंट्री। और एक P&L टू सिंकिंग फंड तो हमें डालना ही डालना है। ठीक, P&L टू सिंकिंग फंड कितना जाएगा? 8-8 लाख रुपए। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? जो 8 लाख है प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, जितनी भी हमें हर महीने या हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अभी एग्जांपल करेंगे ना तो सारा क्लियर होता जाएगा साथ साथ। अभी बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जनरल एंट्रीज का, किस तरीके से एंट्रीज चलेगी। ठीक, फिर जब लास्ट ईयर आएगा, अब लास्ट ईयर में समझना, लास्ट ईयर में मैं जो ये 8 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये करने वाला हूँ। बट क्या फायदा? 5 साल के आखिरी में 8 लाख इन्वेस्ट करूंगा, और उसी दिन मुझे 50 लाख चाहिए, तो मैं उसी दिन इन्वेस्टमेंट बेच भी दूंगा, क्योंकि मुझे 50 लाख पे करने हैं। सोच के देखो, मुझे 50 लाख पे करने हैं, तो मैं 8 लाख रुपए पहले तो इन्वेस्ट करूं हर महीने, हर साल वाले, फिर वो इन्वेस्टमेंट को बेच भी दूं। इससे बढ़िया वो 8 लाख इन्वेस्ट कर ही क्यों रहा हूं? बात समझ आ रही है?
क्योंकि उसी दिन तो बेचनी है मुझे, तो उसी दिन बेचनी है तो 8 लाख इन्वेस्ट करो ही मत। तो इसीलिए लास्ट ईयर वाली इंस्टॉलमेंट ना इन्वेस्ट नहीं होती, लास्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट नहीं होती, क्योंकि हमें उसी दिन उसको क्या करना होता है, सेल। बाकी लास्ट ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में जाएगा, और हम अपने P&L से सिंकिंग फंड में एंट्री तो पास करेंगे, बट उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको क्या नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो देखना कहता है एट द एंड क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में चला गया, नहीं सॉरी ड्यूरिंग लास्ट ईयर, हाँ ये तो चलो सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर यानी कि 2 3 4, उसमें देखना एट द एंड में क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, फिर P&L टू सिंकिंग फंड, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक के बीच में क्या लिखा हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, जो मैंने मिडिल ईयर में बताया था। लास्ट में ड्यूरिंग लास्ट ईयर एट द एंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हम इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे लास्ट ईयर में, क्योंकि हम बेच के तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम बेच देंगे। ठीक, अब उस इन्वेस्टमेंट को जब हम बेचेंगे तो तुम्हें भी पता है बेचने में क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, जरूर थोड़ी है जितने में हमने इन्वेस्ट किया उतने में बिकेगा, हो सकता है ज्यादा पे बिक जाए, हो सकता है सेम पे बिक जाए, हो सकता है कम पे बिक जाए। तो 3 केस बनेंगे। पहला केस, अगर प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो सिंकिंग फंड ज्यादा में बिकी होगी, सिंकिंग फंड क्या हुई होगी, ज्यादा में। सोच के देखो, यहाँ पर 4 सालों में तुम्हारे 41 लाख इकट्ठे हो गए, 4 सालों में तुम्हारे कितने हो गए, 41 लाख इकट्ठे हो गए। अब तुमने क्या किया, 41 लाख वाली इंस्टॉलमेंट इसको इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेट से 43 लाख में बेचा, तो तुमने अब तक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट कितने से किया था, 41 से, जबकि यहाँ पर क्रेडिट कितने से कर दिया, 43 से। तो 2 लाख से क्रेडिट ज्यादा कर दिया, अब 2 लाख के क्या करना पड़ेगा, डेबिट, यानी कि मुझे प्रॉफिट भी हो गया। तो इस प्रॉफिट को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, ये किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है, सिंकिंग फंड की वजह से, तो इसका प्रॉफिट ट्रांसफर भी किसमें होगा, सिंकिंग फंड में होगा। तो एंट्री क्या कर देंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक, और ऐसे ही लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस है, यानी कि सेम अमाउंट पे बेचा, तो कोई भी एंट्री उसके पास नहीं है। ठीक, चलो अभी देखते हैं इसको कैसे, ये लास्ट वाली एंट्रीज वगैरह थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। लास्ट पेज पे आ जाओ, एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी तो मैंने सिर्फ 41 लाख किया, कि अभी तक मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 41 लाख। सोच के देखो, मेरी इन्वेस्टमेंट से मेरे पास कितने पड़े, 41 लाख। आज के 8 लाख रुपए में डिपॉजिट करता और आज ही उसको बेच देता, तो फायदा क्या हुआ उस चीज का। तो 41 मैं इन्वेस्टमेंट से ले लूंगा, बाकी 8 जो मैं वहां डिपॉजिट करने वाला था वो मिक्स कर लूंगा। तो मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल लिया है, तो ऐसे करके 50 बन जाएंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट सेल करना, जैसे तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आज कल बेच दिए, तो वो इन्वेस्टमेंट सेल हो गई, ऑब्वियसली। हाँ, जैसे मान लो एफडी करवाई थी, एफडी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, मैच्योर कर दिया, हाँ उसको खेल कर दिया। मैंने 5 साल की एफडी करवाई थी, तो मैंने 5 साल बाद उसको खत्म कर दिया, मैच्योर कर दिया, तो वही होता है इन्वेस्टमेंट को सेल। क्या कहता है, सोर्सेज की बात करें तो आउट ऑफ प्रॉफिट बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड टू कंसीडर द आइडिया बिहाइंड सिंकिंग फंड, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल है ना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर ना पूरा कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड का। इसमें क्या है, इसमें हम फर्स्ट ईयर से लेके ना लास्ट ईयर तक जाते हैं। ये जो एग्जांपल है ना, इसमें मैं एंट्री शुरू करूंगा फर्स्ट ईयर से, और लास्ट ईयर तक की एंट्री तुम्हें सिखाऊंगा। पेपर में क्या होता है, पेपर में ज्यादातर ना ऐसा नहीं आता, पेपर में किसी एक बीच के साल की एंट्री पूछ लेगा, या तो लास्ट ईयर की एंट्री पूछ लेगा। पूरा पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं देता वो, ठीक है ना, शुरू से लेके आखिरी तक नहीं पूछता। हालांकि इवन मैं बोलूं तुम्हें, शुरू से लेके आखिरी तक ना सोल्व करना ज्यादा इजी है, शुरू से लेके आखिरी तक सोल्व कर पाना ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें शुरू से तुम एंट्री पास करते हुए चल रहे हो, बट बीच से उठाना ना थोड़ा सा वो रह जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से समझना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल में क्या है, एक टाइमलाइन है हमारे पास। चलो, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2015। क्या लिखा हुआ है बताना, अ कंपनी issued 1 lakh, 1 lakh रुपीज है, issued 12% debentures of rupees 1 lakh at par। तो कंपनी ने क्या किया, 12% डिवेंचर्स इशू करे 1 लाख रुपए के पार पे। फिर उसके बाद 1 साल बाद, यानी कि 31 दिसंबर को
31 दिसंबर 2015 क्या किया है? क्रिएटेड सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का? एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टेड समवेयर। तो इन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। देख रहे हो यहाँ पर कोई ऐसे कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारी चॉइस है, बस उसको तुम अपनी बुक्स में क्या दिखाना, सिंकिंग फंड दिखाना। ठीक। फिर 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 कहाँ पर क्या किया उस दिन? कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना? 4,000 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 और एनुअल इन्वेस्टमेंट 30,000। बहुत सारे इन्वेस्टेड। तो बहुत सारे इन्वेस्टेड मतलब क्या कि जो एक तो ये 30,000 ये था और 4,000 इंटरेस्ट, दोनों के दोनों को हमने क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। दोनों के दोनों को हमने क्या कर दिया? इन्वेस्ट। ठीक। और लास्ट ईयर में क्या हुआ? अब थर्ड ईयर जो हमारा लास्ट ईयर है 31 दिसंबर 2017, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ? इंटरेस्ट रिसीव 6,000। आगे एनुअल इन्वेस्टमेंट 30,000। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 64,000। इसको किस पे बेचा? नो लॉस नो प्रॉफिट। और यहाँ पर हमने डिबेंचर्स को क्या किया? रिडीम कर दिया। तो देख रहे हो पहले साल क्या हुआ? पहले साल हमने डिबेंचर्स इशू करे, उसका 30,000 का फंड बना, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट लेके फंड बना दिया। दूसरे साल उस पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ और लास्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला एनुअल अमाउंट जो हमारा 30,000 है, लेकिन हमने उन दोनों को इन्वेस्ट नहीं करा कहीं पर भी। क्यों नहीं किया इन्वेस्ट? करके फायदा नहीं है ना। आप 31 दिसंबर को इन्वेस्ट करोगे और 31 दिसंबर को आप बेच के वापस पैसा ले लोगे, तो इससे भैया कोई फायदा नहीं है। तो देखो 64,000 तो ये मिले तुम्हें इन्वेस्टमेंट बेच के, 36,000 तुम्हारे पास ये पड़े हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 1,00,000। 1,00,000 और हमें देने भी कितने हैं? 1,00,000 देने हैं। तो हमारे पास मतलब पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इसका सॉल्यूशन देखना आप। सॉल्यूशन जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री फर्स्ट ईयर यानी कि 1 जनवरी 2015 इस डेट को क्या किया? डिवेंचर को इशू करा है। तो इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 1,00,000 और 1,00,000। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ये भी कितना है? 1,00,000 और 1,00,000। दोनों कितने कितने हो गए? 1,00,000। तो ये हो गई हमारी क्या? शुरू की एंट्री यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये हमारी क्या हो गई? शुरू की एंट्री यानी कि इशू की एंट्री। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2015 को यानी कि इसी साल के शुरू में सबसे पहले क्या बनाएंगे? 30,000 का सिंकिंग फंड बनाएंगे। और सिंकिंग फंड कहां से बनता है? P&L से। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। हमने 30,000 का क्या बनाया? फंड बनाया। ठीक। फिर इसी पैसे को 30,000 को हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे कहीं पर। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरा पैसा चला जाएगा तो बैंक क्रेडिट हो गया और मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया यानी कि एसेट बन गया। तो कितने का इन्वेस्ट किया? 30,000 और 30,000। 30,000 का मैंने क्या किया? कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। 30,000 का मैंने क्या किया? इन्वेस्ट। अब क्या होगा? ये पहले साल की एंट्री खत्म। पहले साल को इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा नहीं, क्योंकि आज तो इन्वेस्टमेंट करिए, आज ही थोड़ी इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट कब मिलेगा? अगले साल। अगले साल यानी कि कब? 31 दिसंबर 2016 को सबसे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट को क्या करूंगा?
बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो दूसरे साल मुझे क्या मिला, बैंक में इंटरेस्ट मिल गया कितना, 4,000 रुपए। मुझे बैंक में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। ठीक, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड। फिर उसके बाद इस इंटरेस्ट को, ये इंटरेस्ट वैसे हमारे लिए इनकम है तो ये किससे राइट ऑफ होनी चाहिए, पीएनएल से, लेकिन ये क्योंकि एक स्पेसिफिक फंड से इनकम मिली है, यानी कि सिंकिंग फंड से इनकम मिली है, तो इसको राइट ऑफ जो हम करेंगे वो पीएनएल से राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसको बल्कि किस में डाल देंगे, सिंकिंग फंड में डाल देंगे। तो यानी कि एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना, 4,000 और 4,000। ठीक, 4,000 और 4,000। फिर ये इंटरेस्ट की एंट्री हो गई। अब हमने दूसरे साल की क्या की, एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि मैं अपने पीएनएल से पैसा निकालूंगा और किसमें डाल दूंगा, सिंकिंग फंड में डाल दूंगा। तो एंट्री क्या हो गई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये कितना आएगा, 30,000 और 30,000, दोनों कितने हो गए हमारे, 30,000। अब मैंने एक तो इतना 30,000 तो मेरा इसका इंटरेस्ट वो हो गया इंस्टॉलमेंट, और 4,000 मुझे किसके मिले थे, इंटरेस्ट के मिले थे, तो टोटल कितना मिलेगा, 34,000। वो 34,000 हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट, यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 34,000 और 34,000। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना, 34,000 और 34,000। तो ये मेरी क्या हो गई, दूसरे साल की एंट्री, ये मेरी क्या हो गई, दूसरे साल की एंट्री। तो अब तुम देख रहे हो इन्वेस्टमेंट में तुम्हारे पास कितने पैसे पड़े हैं, 30,000 तुमने यहाँ डिपॉजिट करवाए थे और 34 यहाँ हो गए, तो 64,000 की तुम्हारे पास क्या पड़ी है, इन्वेस्टमेंट पड़ी है। 64,000 की तुम्हारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब लास्ट ईयर की बात करूं तो यानी कि 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 को अब तुम्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना मिला, 6,000 और 6,000, 6,000 का इंटरेस्ट मिला। फिर ये इंटरेस्ट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सिंकिंग फंड में, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना, 6,000 और 6,000। हम अपनी बुक्स में फंड पूरा बनाएंगे लेकिन बस उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्ट करके बेचना ही है हमें, तो इसलिए हम अपनी बुक्स में तो लेकिन पूरा फंड दिखाएंगे। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, कितना, 30,000 और 30,000। अब लेकिन यहाँ पर मैं क्या नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, यहाँ मैं क्या नहीं, मुझे क्या नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन इन्वेस्टमेंट को बेचा जरूर है, इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया है, बेचा है। तो अगर जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख रहे थे, तो अगर हम अब मैं इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूँ तो मेरा बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी बैंक डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने में बेचा, 64,000, तो यहाँ पर लिखना 64,000। तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट बेचा हो ना, सीधा वो अमाउंट लिखना, कोई प्रॉफिट लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा जितने अमाउंट में बेचा ना, लाइक 64 का बेचा तो 64 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अभी मैं और एग्जांपल लूंगा जिसमें अगर ज्यादा या कम में बेचा होगा तो वो एग्जांपल भी लूंगा, बट अभी कितने में बेचा है, 64 में बेचा। तो मैंने क्या लिख दिया, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 64,000। ठीक, 64,000। अब क्या उसने बोला, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसके लिए और कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे, डिबेंचर्स को उसने रिडीम कर दिया। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने का मतलब क्या हुआ कि जब इशू करे थे तो 12% डिबेंचर्स को क्रेडिट किया था, अब रिडीम कर रहा हूं तो 12% डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो 12% डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या हुई, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कितना हुआ, 1,00,000 और 1,00,000, 1,00,000 और 1,00,000। यहां तक क्लियर है। अब एक बात समझना, जो हमारा सिंकिंग फंड था, जो हमने क्या बनाया था, सिंकिंग फंड बनाया था, ये जो हमने सिंकिंग फंड बनाया था, पहले साल कितने डाले थे, 30,000 यहाँ डाले थे, 30,000 प्लस
4000 ये यानी कि 34,000 प्लस 30,000 ये यानी कि 64,000 प्लस 6,000 ये 70 प्लस 30,000 ये कितना हो गया 1 लाख। यानी कि हमने 1 लाख का एक फंड बना लिया था किसके लिए डिबेंचर्स के लिए। अब तो हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया ना, डिबेंचर्स खत्म। यानी कि जिस चीज के लिए फंड बनाया था, जो मेरा फंड बनाने का रीजन था, वो रीजन तो खत्म हो गया, फंड तो डिबेंचर्स तो रिडीम कर दिए। तो उस केस में जो सिंकिंग फंड का अमाउंट है, उस केस में फिर जो सिंकिंग फंड का अमाउंट है उस अमाउंट को भी हम खत्म कर देंगे। जो हमने सिंकिंग फंड बनाया था वो स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया था, बेसिकली ये जो तुम देख रहे हो P&L टू सिंकिंग फंड, ये एक बुकिश एंट्री तो थी, सिर्फ बुक्स में तो मैंने अपने प्रॉफिट को हटा के फंड बना दिया था। तो और किसके लिए था ये, डिवेंचर्स के लिए, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। अब अगर डिवेंचर्स मेरे रिडीम हो गए तो मुझे इस फंड की भी जरूरत नहीं है, मुझे इस फंड की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस केस में कहा ये जो सिंकिंग फंड में 1 लाख रुपए पड़े हैं उसका क्या होगा, ठीक है ना। थर्ड ईयर की एंट्री में यहाँ कर देता हूँ 31 दिसंबर 2017 की एंट्री रहेगी। क्या करा जाएगा, सिंकिंग फंड क्रेडिट हो रहा था 1 लाख से, तो अब मैं सिंकिंग फंड को डेबिट कर दूंगा कितने से, 1 लाख से। सिंकिंग फंड को डेबिट कर दूंगा कितने से, 1 लाख से, ताकि मेरा फंड खत्म हो जाए, ठीक। ये कहां कहां जाएगा, टू, अगर मैंने कोई इशू के टाइम पे लॉस बियर करा था, लाइक डिस्काउंट वगैरह दिया था, तो वो यहाँ पर डाल देना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं था इशू के टाइम पे, पार पे इशू किया था, तो एज इट इज 0 आ गया। अगर यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अगर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट या लॉस में बेचा होता, बेसिकली अगर मेनली तो क्या होगा, प्रॉफिट की बात करेगा, मेजरली किसकी बात करेगा, प्रॉफिट की, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट में तो प्रॉफिट होते हैं। तो कहता है अगर तुमने अपनी इस इन्वेस्टमेंट को किस में बेचा होगा, प्रॉफिट में बेचा होगा, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में उस प्रॉफिट का अमाउंट डाल देना, तो उतना अमाउंट किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। बाकी बचा हुआ सारा का सारा पैसा किसमें चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। कितना, 1 लाख और 1 लाख। क्यों, क्योंकि आपने 3 सालों में अपने प्रॉफिट का अमाउंट कम करके आपने एक फंड बनाया था। अब जैसे ही वो पर्पस खत्म हो गया तो उस फंड का पैसा वापस अपने प्रॉफिट में डाल दो। तो हमने क्या किया, वो पैसा वापस अपने किस में डाल दिया, प्रॉफिट में, यानी कि जनरल रिजर्व। बात समझ आ रही है क्या। पैसा एंड दो दो चीज है, देखो दो चीजों को ना कभी मिक्स मत करना। पैसा एक तो होता है रियल मनी कैश, और एक होता है बुक्स में प्रॉफिट। प्रॉफिट अलग चीज है, कैश अलग चीज है। बात समझ आ रही है। प्रॉफिट अलग चीज होती है, कैश अलग चीज होती है। जरूरी नहीं है तुम्हारे पास जितने पैसे है उतना ही तुम्हारा प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है। सोच के देखो, तुम P&L अकाउंट बनाते हो ना, तो P&L अकाउंट में जरूरी थोड़ी सारी चीजें कैश की चीजें आती है, कुछ ऐसी चीजें भी आती है ना जो आपने कैश पे नहीं करी बट आपका खर्चा है फिर भी, जैसे डेप्रिसिएशन है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम आ जाता है बट आपके पास कैश में पैसा अलग पड़ा रहता है। तो ये चीज कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास जितना पैसा है वही तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर आपका पैसा चला भी गया 1 लाख रुपए जो आपने पे कर दिया, वो अलग चीज है, बट आपका P&L अकाउंट अलग चल रहा था। तो मैंने अपने हर साल के P&L अकाउंट से यानी कि प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के फंड में डाल दिया था। तो अब जैसे ही वो मेरा स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो गया, मेरे वो फंड कोई काम का नहीं है, मेरा कोई फंड काम का थोड़ी है। सोच के देखो, तुम बुक्स में डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाते हो, क्या करते हो तुम, 1 लाख मान लो मुझे दीपक से 1 लाख रुपए लेने थे, मुझे दीपक से क्या लेने थे, 1 लाख, तो मैं अपनी बुक्स में डेटर्स कितने के दिखाऊंगा, 1 लाख के। लेकिन अब मुझे ना इस पे डाउट है कि ये ना 10,000 रुपए नहीं देगा मुझे, मुझे क्या है इसके ऊपर डाउट है कि मुझे 10,000 रुपए नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना दूंगा उसके ऊपर, कितने का, 10,000 रुपए का। इसका मतलब क्या ये हुआ क्या कि मेरे 10,000 गए, नहीं, हमने सिर्फ एक प्रोविजन बना दिया कि भाई हो सकता है दीपक मुझे 10,000 रुपए ना दे। कल दीपक मेरे पास आया, इसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, इसने मुझे क्या किया, 10,000 रुपए दे दिए। तो मैंने जो प्रोविजन बनाया था, अब वो प्रोविजन मेरे कोई काम का रहा नहीं, क्यों, क्योंकि क्यों बनाया था मैंने, कि दीपक हो सकता है मुझे 10,000 ना दे, लेकिन इसने मुझे पूरे 1 लाख दे दिए, पूरे 1 लाख दे दिए यानी कि 10,000 भी दे दिए, तो वो प्रोविजन कोई काम का नहीं रहा। जबकि मैंने जब इसका प्रोविजन बनाया था तो P&L को क्या किया होगा, डेबिट। अब मुझे वो प्रोविजन खत्म करना है तो मैं P&L को क्या करूंगा, फिर वापस क्रेडिट। ऐसी सेम चीज है, मैंने ना डिवेंचर के लिए एक फंड बनाया था अपने P&L में से, P&L को मैं हर साल डेबिट करता गया और अपना फंड बनाता गया। जैसे ही मेरा वो डिवेंचर रिडीम हो गया, मेरा फंड का कोई मतलब नहीं है, तो मैं उस फंड को वापस खत्म करने के लिए क्या करूंगा, P&L में ना करके बस जनरल में क्रेडिट। बात समझ आ रही है। लॉस नहीं है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये है लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर हमने डेबिट किया होगा, जब हमने ये एंट्री पास की होगी तो डेबिट किया होगा। अब उस लॉस को राइट ऑफ करते हैं, वैसे राइट ऑफ किससे किया जाता है, P&L से, बट P&L की जगह हम किससे राइट ऑफ करते हैं, सिंकिंग फंड से, ठीक। हाँ, P&L एप्रोप्रिएशन यूज होता है क्योंकि ये ना आप सिर्फ अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, आप प्रॉफिट को वो नहीं बांट नहीं रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ एप्रोप्रिएट कर रहे हो एक अलग फंड में, रिजर्व टाइप में, रिजर्व टाइप बना के रख रहे हो। एट द एंड क्या गया,
तुम्हारे P&L अप्रोप्रिएशन से पैसा किस में गया, जनरल रिजर्व में, ठीक है ना। तो इसीलिए अप्रोप्रिएशन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या यूज करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक। हालांकि सबसे बेस्ट यही है P&L अप्रोप्रिएशन, बट तुम पेपर में अगर याद नहीं भी रहे हो, सिर्फ P&L लिखा है ना, तो गलत नहीं करेंगे, वो मार्क्स नहीं काटते इस चीज के, ठीक। उनको मेन अमाउंट चाहिए कि तुमने एंट्री से पास की और अमाउंट से लिखा हो, ठीक है। हाँ, चल जाता है, थोड़े बहुत चल जाते हैं, जैसे डिबेंचर एप्लीकेशन ऐसे लिख दोगे चल जाएगा, P&L लिख दोगे चल जाएगा। ऐसे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो तुम्हें सिंकिंग फंड हर एंट्री में लिखना है, तो पहली एंट्री में यहाँ पर सिंकिंग फंड ब्रैकेट में एसएफ लिख दो, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में एसएफआई लिख दो, फिर आगे एसएफआई चला दोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। बट एक जगह पे बता देना कि तुम क्या शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। जैसे मान लो तुमने यहाँ पर डिबेंचर एक जगह पूरा लिख दिया और उसके ब्रैकेट में डीवी और ऊपर एन लगा दिया तो चल जाता है, और नहीं भी लिखोगे डिबेंचर वगैरह तो नॉर्मल चीज होती है, जैसे डेप्रिसिएशन डीपीएन लिख दोगे चल जाएगा, डिवेंचर को ऐसे लिख दो, एप्लीकेशन को ऐसे लिख दो, इंटरेस्ट ऑन एसएफआई लिख दो, ये सब चीजें चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का फायदा यही होता है कि वो ना इतना ज्यादा वर्ड्स पे ध्यान नहीं देता, वो अमाउंट्स पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। जो भी चेकर होते हैं वो ज्यादा वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, वो ज्यादा अमाउंट पे ध्यान देते हैं। अगर आपका अमाउंट गलत है ना, तो उनका ध्यान जाता है फिर उसके ऊपर ज्यादा, ठीक, वर्ड्स के ऊपर कि तुमने क्या लिखा। बस नरेशन लिखना जरूर, क्या नरेशन लिखिए कोई ज्यादा नहीं देखता, बस नरेशन लिखी होनी चाहिए, ठीक। अगर तुमने नरेशन लिखी नहीं ना, हो सकता है उसका ध्यान चला जाए और नंबर काट ले, लेकिन अगर तुमने नरेशन लिख दी, लाइक बीइंग करके एक लाइन शुरू कर दी, वो नरेशन पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है, तो ये होगा। तो ये हमारी सारी की सारी एंट्रीज है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तीसरे साल में लास्ट एंट्री यहाँ पर होके हमारा अमाउंट खत्म हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि तुमने ये इन्वेस्टमेंट को ज्यादा में बेचा होता, मान लो 64 की जगह 64,000 की जगह यहाँ जो 64,000 लिखा है, तुमने इसको बेचा होता लेट से 65,000 में, तुमने इसको कितने में बेचा होता, 65,000 में, यानी कि कितने का फायदा हो रहा है, 1,000 का। तो मैं यहाँ पर जो ये 64,000 है, इसकी जगह क्या अमाउंट लिखता, 65,000 लिखता, 65,000 65,000। तो इससे क्या हुआ, अब तुम देखो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में 30,000 तो यहाँ थे, 34,000 यहाँ थे, तो तुम्हारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से हुआ, 64 से, जबकि तुमने यहाँ पर क्रेडिट कितने से कर दिया, 65 से, तो यानी कि 1,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमने बेच तो दी, तो इसको खत्म करने के लिए 1,000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट हुआ, तो मैं एंट्री के पास करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 1,000 से। वैसे तो ये प्रॉफिट है, किसमें जाना चाहिए, P&L में, बट ये किसकी वजह से हुआ, सिंकिंग फंड की वजह से, तो इसको P&L में डाल के किसमें डालते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में डालते हैं। क्या चीज नहीं, सीधा डायरेक्ट कर दो ना, फिर उसको राइट ऑफ करोगे सिंकिंग फंड से, एट द एंड जाना तो सिंकिंग फंड में है, तो कंबाइन एंट्री पास कर दो। तो 1,000 ये आ गया। अब समझना क्या हुआ, सिंकिंग फंड में क्या हुआ, यहाँ 30,000 डाला, ठीक, ध्यान देना इधर, ये सिंकिंग फंड में कितना डाला, 30,000, 4,000 इधर 34, 30,000 इधर कितना हुआ 64, 6,000 इधर 70, 30 कितना 1,00,000, और 1,000 इधर कितना हो गया 1,00,000 1,000, 1,00,000 कितना 1,000। तो यहाँ पर सिंकिंग फंड में 1,00,000 की जगह कितना आ जाएगा, 1,00,000 1,000। तो इसमें से 1,000 में डाल दूंगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि मेरा प्रॉफिट हुआ था, और बाकी किस में चला जाएगा, जनरल रिजर्व, बाकी 1,00,000 किस में चला जाएगा, जनरल रिजर्व। अगर यहीं पर इसको 64 की जगह 60,000 में बेचा होता, अगर इसको 64 की जगह 60,000 में बेचा होता, तो मैं यहाँ पर बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कितनी एंट्री पास करता, 60 की, तो 4,000 का मेरा क्या हो गया, नुकसान। तो 4,000 का नुकसान हुआ, यानी कि 64,000 से मैंने इन्वेस्टमेंट को डेबिट करा, बट क्रेडिट कितने से करा, 60,000 से, तो 4,000 से कम क्रेडिट करा है, तो उसको राइट ऑफ कर दो, वो लॉस है हमारा, लॉस किससे राइट ऑफ होता है, P&L से, बट यहाँ पर हम किससे करेंगे, सिंकिंग फंड से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 4,000 और 4,000। तो अब देखो हुआ क्या, सिंकिंग फंड में 30,000 यहाँ, 4,000 यहाँ, 34 64 70, 1,00,000, 1,00,000 माइनस 4,000 96,000, तो 96,000, तो यहाँ पर इसकी जगह कितना आ जाएगा 96,000, ये कुछ नहीं आएगा, और इस 1,00,000 की जगह भी कितना आ जाएगा 96,000। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तुमने P&L से डेबिट करा 1,00,000, और तुमने वापस जर्नलिज्म में क्रेडिट कितना करा 96,000, तो अल्टीमेटली तुम्हें नुकसान कितने का हुआ, 4,000 का, वही नुकसान जो हमने यहाँ पर डेबिट किया। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान है 4,000, तुमने अपने नॉर्मल P&L में डाला तो जरूर, बट इनडायरेक्टली डाला। तो जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किसमें जाता है, जाता है उसी में P&L में, बट इनडायरेक्टली जाता है सिंकिंग फंड के थ्रू रूट जाता है, ठीक। तो अगर लॉस होगा तो ये एंट्री पास होगी, प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री पास होगी, बात समझ आ रही है। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था सिंकिंग फंड का।
एक ये एग्जांपल है जो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा का पूरा हमें बता देता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता है शुरू से लेके आखिरी तक। सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट अगर मैं तुम्हें बोलूं 2-3 टाइम से पहले तक ये इंटर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। और ये मतलब पूरा रिडेम्पशन और डिवेंचर्स पूरा इंटर इंटर पे पढ़ाया जाता था, सी इंटर में। लेकिन मतलब ये कॉन्सेप्ट, और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट है भी काफी अच्छे लेवल का। हर कोई ना नहीं समझ पाता इसको जब तक शुरू से आखिरी तक तुमने ना देखा हो। तुम मॉड्यूल में देखोगे, तुम टेक्स्ट में देखोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, सिर्फ और सिर्फ ना लास्ट ईयर की एंट्री पूछ लेता ज्यादा ज्यादा, या एक आधी के क्वेश्चन में मिडिल एंट्री पूछ लेगा। बट जब तक तुम शुरू से आखिरी तक उसका फ्लो नहीं समझोगे ना, समझ नहीं आएगा। ठीक? तो ये जनरली कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत रहती है, तो इसको अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। सारी एंट्रीज अगर उसमें नहीं है तो उतार लो, या फिर बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से फोटो लेनी है फोटो ले लो, वरना यूट्यूब पे तो मिल जाएगी। सब में लास्ट ईयर एग्जैक्टली, सिर्फ लास्ट ईयर की एंट्री क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ना 5-7 नंबर का पूछता है। अगर ये शुरू से आखिरी तक आएगा ना, तो शुरू से आखिरी तक पूरा क्वेश्चन अच्छे से आराम से 10 से 12 नंबर का बनता है। बट इस चैप्टर से पूछते ही कितना है, 5 से 8 नंबर मुश्किल, 8 भी नहीं पूछते वैसे, 5-6 नंबर का ही पूछ लेते हैं। तो इसीलिए एक साल की एंट्री पूछ के खत्म कर। हाँ हाँ, 5 मैं 7 से 8 भी ज्यादा बोल रहा हूँ वैसे, मुझे लगता है 6, हाँ 6 या 8 नंबर का वैसे डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट चांसेस तो ये है, कंफर्म तो ऐसे को देखो कुछ नहीं बोल सकते, बट 99.99% चांसेस है कि आएगा। क्या कह रहे हो, लास्ट ईयर का मैक्सिमम, लास्ट ईयर के क्वेश्चन। हाँ, इशू ऑफ शेयर्स आ जाता है, बोनस के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन अब ना मुझे लगता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादा आता है। जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, जो हमने लास्ट क्लास में किया, वो थोड़ा सा ज्यादा पूछता है उसमें। एंट्रीज वगैरह करवाता है वो, सीआरआर वगैरह में ट्रांसफर करना, वो थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। चलो निकालना क्या लाए हो, टेक्स्ट में है या मॉड्यूल है, कौन सा। लास्ट ईयर में देखो क्या क्या हुआ। एक तो हमें सबसे पहले 6,000 का इंटरेस्ट मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 6,000 हो गया। उस इंटरेस्ट को हम किस में डालेंगे, सिंकिंग फंड में। वैसे इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है, बट पीएनएल की जगह सिंकिंग फंड में डालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट मिल किससे रहा है, सिंकिंग फंड से। तो इसीलिए हमने किस में डाला, सिंकिंग फंड में। लास्ट ईयर की जो हमारी एंट्री होती है 30,000 की, जो हमें पीएनएल से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना होता है, जो हम हर साल करते हैं, पीएनएल टू सिंकिंग फंड, पीएनएल टू सिंकिंग फंड, पीएनएल टू सिंकिंग फंड। ठीक। फिर उसने क्या बोला, लास्ट ईयर में हम पैसा ना डिपॉजिट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करवाएंगे कहीं पर, बल्कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट उसको हम बेच देंगे। तो मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जितने भी अमाउंट में बेची वो अमाउंट लिख देंगे। ठीक। अगर इस पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये एंट्री पास हो जाएगी, सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड। अगर लॉस हुआ है तो सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अलग से एंट्री पास होगी बिल्कुल। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस नहीं है तो कोई एंट्री नहीं होगी, बस ये वाली कर दो। फिर डिवेंचर को रिडीम करने की बात की थी, तो डिवेंचर को रिडीम कर दो, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इशू करते टाइम 12% डिवेंचर क्रेडिट हुए थे, रिडीम करते टाइम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और लास्ट में, क्योंकि मैंने ये सिंकिंग फंड बनाया था किसके लिए, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए, डिवेंचर रिडीम हो गए तो मेरा फंड खत्म हो जाएगा, फंड खत्म करने के लिए हम एंट्री पास करेंगे। जब बना रहे थे तो सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर रहे थे, अब खत्म कर रहे हैं तो सिंकिंग फंड डेबिट होगा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अगर कोई लॉस है, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, बचा हुआ पैसा किसमें आ जाएगा, जनरल रिजर्व में। क्लियर है, ठीक। हाँ, क्या मॉड्यूल है सबके पास, निकालो। आना पेज नंबर 11.191, पेज नंबर 11.191। एक बार ये काम करा, 11.187 पे आना, पहले पेज नंबर 11.187। इस पे तुम्हें एक ना एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि ना वो बताते हैं कि किस किस कंपनी को डीआरआर मेंटेन करना जरूरी है, किस किस कंपनी को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। लाइक अपनी मर्जी से चाहो तो बना लो, बट कंपनी एक्ट नहीं बोलता। बट एक केस है जहां पर कंपनी एक्ट खुद बोलता है कि आपको डीआरआर बनाना मैंडेटरी है। तो कैसे देखना, एडिक्वेसी ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या कहता है, इसमें जो टेबल है, डिवेंचर्स इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by Reserve Bank of India and banking companies for both public as well as private placed debenture।
कहता है अगर प्राइवेटली या पब्लिकली ऐसे किसने आरबीआई ने या कोई बैंकिंग कंपनी ने इशू करे डिबेंचर, तो उनको कोई डीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं आरबीआई वगैरह है तो बहुत पैसा होगा इनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनके अलावा कोई अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो कहते हैं डीआरआर विल बी एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई एज पर पॉइंट 3 बिलो। कहते हैं कि जैसे एनबीआई जो एनबीएफसी में होगा ना वही सेम इसमें होगा, और एनबीएफसी के बारे में इससे नीचे बताया, तो एनबीएफसी में भी रिक्वायर्ड नहीं होता तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, फॉर लिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई एंड बैंकिंग कंपनीज एज स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1 अबव, यानी कि जो 1 में आ गया उनके अलावा की बात कर रहा है, यानी कि ऑल लिस्टेड एनबीएफसी एंड लिस्टेड एचएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेटली, तो इसमें भी डीआरआर नहीं चाहिए। अदर लिस्टेड कंपनीज उसमें भी डीआरआर नहीं चाहिए। तो सर डीआरआर चाहिए किसमें, फोर्थ पॉइंट में अनलिस्टेड कंपनी की अगर बात करें और वो अनलिस्टेड भी एनबीएफसी अगर है तो उसको डीआरआर नहीं चाहिए। फॉर अदर अनलिस्टेड कंपनीज, अगर कोई अदर अनलिस्टेड कंपनी है यानी कि कोई नॉर्मल कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, तो उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा। और डीआरआर कितना बनेगा, जितने आपके डिबेंचर्स है ना, जितने आपके वैल्यू के डिबेंचर्स है उसका 10% आपको क्या बनाना पड़ेगा, डीआरआर बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन ने बताया नहीं कि ये जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था, जैसे इसमें बोला था ना 30,000 की इंस्टॉलमेंट, तो ये अगर साइलेंट है तो आप कितने परसेंट बनाओगे, 10% बनाओगे। उस केस में आप कितना बनाओगे, 10% आपको फंड बना वो रिजर्व बना के चलना पड़ेगा। देखो कंपनी की ना मर्जी होती है, कंपनी की मर्जी कैसी होती है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या एग्जांपल लिया कि 1 लाख के डिवेंचर इशू करे तो मैंने फंड भी कितने के लिए बना लिया, 1 लाख के लिए। कंपनी चाहे तो कम के लिए बना सकती है। लाइक मान लो अगर मैंने 1 लाख के डिवेंचर इशू करे, बट मैंने ये सोचा कि मैं ना अभी 60,000 के लिए फंड बनाऊंगा, बाकी 40,000 मैं उस टाइम पे अपनी जेब से मिला दूंगा, तो मैं फंड कितने के लिए क्रिएट करूंगा, फिर 60,000 के लिए। फंड कितने के लिए क्रिएट करूंगा, फिर 60,000 के लिए। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि अगर कोई अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको जो फंड बनाना है, डीआरआर अकाउंट में पैसा डालना है सिंकिंग फंड में, वो कितना परसेंट होना चाहिए, डिवेंचर का 10%। यानी कि अगर मैं इस पे नॉर्मली बात करूं कि अगर अदर अनलिस्टेड कंपनी का केस होता तो 1 लाख के डिवेंचर मैंने इशू करे थे ना, तो मैं फंड बनाता 10,000 रुपए का। 1 लाख के डिवेंचर अगर मैंने इशू करे थे तो मैं फंड क्रिएट करता कितने का, 1 लाख रुपए का। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आना, पेज नंबर 11.191, इलस्ट्रेशन नंबर 1, 11.191 इलस्ट्रेशन नंबर क्या, हाँ अकाउंट से आता है, इसमें ऐसे 1 साल का अकाउंट को मांगेगा। कहते हैं the following balances appeared in the books of a company unlisted company other than AIFI banking company NBFC और HFC, यानी कि ये नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनी हो गई जिसमें 10% रिक्वायर्ड होता है। कहता है as on 31st December 2021 6% mortgage debentures 6% mortgage 10,000 debentures of ₹100 each, यानी कि 10,000 डिबेंचर्स पड़े हैं हमारे पास, 100 रुपए का एक, 6% मॉर्गेज पे है 31 दिसंबर को। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹50,000, कहते हैं कितने का पड़ा है हमारे पास, 50,000 का रिडम्पशन और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का। इन्वेस्टमेंट्स इन अ डिपॉजिट विद अ शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन ₹1,50,000 एट इंटरेस्ट 4% पर एनम। तो यानी कि हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी कितनी, 10 ये कितनी की, 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, कितने पे, 4% पर एनम के इंटरेस्ट पे। ठीक। फिर क्या कहता है, बैंक बैलेंस विद द कंपनी इज 9 लाख, बैंक के पास कितना बैलेंस पड़ा है, 9 लाख रुपए। कहता है कि द इंटरेस्ट हैज बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक का तो इंटरेस्ट दे चुके हैं। On 20th February 2022, the investment were realized at par and the debentures were paid off at 101 टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर हमने 101 पे पे करे, यानी कि प्रीमियम पे कर दिए। राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन इग्नोर टैक्सेशन, कहते हैं कि जितने लेजर अकाउंट तुम इसमें समझ आते हैं ना, बना के दिखा दो कि क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनेंगे। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे अकाउंट बनेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो देखना क्या क्या अकाउंट बनेंगे। एक हमारे पास डिबेंचर्स है, कितने परसेंट डिबेंचर्स थे,
6% मॉर्गेज डिबेंचर्स, तो एक अकाउंट में बनाऊंगा 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स का, 6% मॉर्गेज डिबेंचर्स। ठीक, तो एक अकाउंट ये बन जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा ही चाहिए। और क्या क्या है, एक हमारे पास बनेगा डीआरआर का अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अच्छा, इसको प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हैं, डिवेंचर्स को हमने प्रीमियम पे रिडीम करना है, 100 के 101 पे करना है, तो एक बना लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो रिडम्पशन में प्रीमियम आ जाएगा, वो एक एंट्री पास कर लो। एक हमारा डीआरआर हो गया, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये मेरा क्या आया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक, ये चार हो गए। एक लास्ट बस एक बैंक अकाउंट और बना लो जिसमें सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस आ जाए। इंटरेस्ट का वैसे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, 5 अकाउंट ही मांगते हैं जनरली, ये पांचों अकाउंट बनाने को पूछ लेता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट का अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंटरेस्ट तो नॉर्मली जाएगा। ठीक, क्या कहता है उसने, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस किस किस के दिए थे, उनके ओपनिंग बैलेंस डाल दो। ओपनिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2021 को डिवेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था 10,000 डिवेंचर्स 100 रुपए का है, यानी कि डिवेंचर्स क्रेडिट लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड आएगा 31 दिसंबर यानी कि 1 जनवरी 2022 को बाय बैलेंस बीडी कितना 10 लाख, बाय बैलेंस बीडी कितना हो गया 10 लाख, क्योंकि 100 डिवेंचर 10,000 डिवेंचर है 100 रुपए का है। फिर उसके बाद एक उसने बोला डीआरआर में ऑलरेडी कितना पड़ा है 50,000, तो डीआरआर में कितना बैलेंस पड़ा है 50,000, तो बाय डेट आएगी भाई 1 दिसंबर 2022 में बाय बैलेंस बीडी कितना पड़ा है 50,000। फिर उसके बाद बस ये दो ही है बैलेंस में, बैंक का भी दिया होगा ना, हाँ 9 लाख रुपए दिया हुआ है ना। और एक इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट तो करी है ना अभी या पहले से है, उसने क्या बोला था इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ऑन एज ऑन 31 दिसंबर 2021 6% मॉर्गेज 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच कॉमा डीआरआर इतना कॉमा इन्वेस्टमेंट विद शेड्यूल। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट का भी क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है। कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है कितने की 1.5 लाख रुपए की, तो यहाँ पर आ गया 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस बीडी कितना 1,50,000, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना आया 1 जनवरी 2022 को टू बैलेंस बीडी 9 लाख। ये हो गए, ये हमने क्या किया सबके ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए, सबके क्या किया ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए। ठीक, अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज समझना, हमें जो ये डीआरआर बनाना था, अभी मैंने बोला था कि अगर अदर अनलिस्टेड कंपनी है तो जो डीआरआर बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा 10%, वो कितने परसेंट बनेगा 10%, तो यानी कि कितने के डिवेंचर हमारे पास 10 लाख के, तो उस 10 लाख पे डिवेंचर कितने का डीआरआर बनना चाहिए 10,000 1 लाख का, 1 लाख का, जबकि हमने ऑलरेडी बना कितना रखा है 50,000, हमने ऑलरेडी बनाया कितना हुआ है 50,000, तो हम बाकी 50,000 का और बनाएंगे। बात समझ आ रही है, तो क्योंकि हमें जो वो रिजर्व बनाना है, सिंकिंग फंड बनाना है बेसिकली, वो 10% बनाना है किसका डिवेंचर्स का। डिवेंचर्स कितने के हैं 10 लाख के, तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए का क्या बनना चाहिए हमारा फंड, तो यानी कि डीआरआर का है ये रहा। इसमें कब 1 जनवरी कब बनाया, कुछ डेट लिखी है क्या उसने, कुछ नहीं लिखा, तो 1 जनवरी मान लो, 1 जनवरी 2022 को किससे बनता है पीएनएल अकाउंट से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन मान लो कितना 50,000, 50,000, तो हमने 50,000 का क्या कर दिया फंड बना दिया 50,000। ठीक, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन दिस बैंक बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज बीन पेड अप टू दिस, तो उसने इंटरेस्ट कब तक का पे किया था डिबेंचर्स पे 31 दिसंबर तक का पे किया था, जबकि हम डिबेंचर्स को रिडीम कब कर रहे हैं 28 फरवरी को, तो हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा कब 28 फरवरी को, तो कहता है ऑन 28 फरवरी 2022 द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट ₹101, तो कहता है कि हमने ना 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट को बेच दिया किस पे पार पे,
तो यानी कि जितने की इन्वेस्टमेंट थी ना उतने पे ही बेचा। लेकिन उससे पहले ये बैलेंस कब था मेरा, 1,50,000 कब था, 1 जनवरी को। हम इन्वेस्टमेंट बेच कब रहे हैं, 28 फरवरी को। तो 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का हमें क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का हमें क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। क्योंकि उसने स्पेसिफिकली एक लाइन बोल दी कि जो इंटरेस्ट है अभी तक कब तक का पे किया है, 31 दिसंबर तक का पे किया है, और हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं 28 फेब को, यानी कि जनवरी और फरवरी का हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर लिख दो 28 फरवरी 2022 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना, 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 4% इंटरेस्ट 2 महीने का। करना कैलकुलेट कितना है, कितना आ गया, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। ये कितना आ गया, 1,000 रुपए। क्या है क्या कह रहे हो, देखो बात वही है, हम एंट्री में क्या करते थे, अब मैंने वही बोला था ना, तुम्हें सिर्फ लास्ट ईयर का डाटा देगा, लास्ट ईयर का डाटा देगा, लास्ट ईयर की एंट्री पूछेगा तुमसे, तो यानी कि तुम ना पहले शुरू के सालों से एंट्री करते हुए आ रहे हो। तुमने एंट्री क्या की होगी, पीएनएल टू डीआरआर की होगी, पीएनएल टू सिंकिंग फंड की होगी। तो ये हमारा सिंकिंग फंड में ऑलरेडी तुम एंट्री कर चुके हो 50,000 की, जबकि हमें फंड में चाहिए कितना, 1 लाख। तो यानी कि तुम्हें 50,000 और चाहिए, तो तुम और एंट्री करोगे। एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड को क्रेडिट करते हो, तो मैंने सिंकिंग फंड को क्रेडिट कर दिया कितने से, 50,000 से। ठीक, फिर तुमने क्या किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब उसने ना सारे अमाउंट खुद दे दिए कि कितने की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, तो तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना, जो जो अमाउंट उसने बोले हैं वो अमाउंट हमें यूज करना है। उसने बोला है कि ऑलरेडी तुम इन्वेस्टमेंट कर चुके हो कितने की, 1,50,000 की। इसमें जो भी इंटरेस्ट वगैरह था ना अभी तक का, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना पड़ा है, 1,50,000। तुमने कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 1,50,000 पे इस साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इस 1,50,000 पे इस साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। कब तक मिलेगा, 28 फरवरी को तो उसने सेल ही कर दिया, तो 28 फरवरी को सेल कर दिया, तो यानी कि 28 फरवरी तक का उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी सबकी तो ओपनिंग बैलेंस, यानी कि जब मैंने डिबेंचर इशू करे होंगे तो 6% डिबेंचर को क्रेडिट किया होगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, इन्वेस्टमेंट की 1,50,000 की, और बैंक में पड़े 9 लाख। ठीक, तो और कोई चीज नहीं करी, बस उसने एक तो 10% वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, जो 10% अभी मैंने पढ़वाया था, कि आपका जितना भी डिबेंचर का बैलेंस है ना, उसमें उसका 10% आपको क्या बनाना है, डीआरआर बनाना है। उसका 10% आपको डीआरआर बनाने की जरूरत है, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डीआरआर में कितना डाल दिया, 50,000 पहले से पड़ा था, 50,000 और डाल दिया। और उसकी एंट्री क्या थी, पीएनएल टू सिंकिंग फंड, तो वही हमने एंट्री यहाँ पर पास कर दी। ठीक, बस उसी एंट्री को हमने किस फॉर्म में दिखा दिया, अकाउंट्स के फॉर्म में। ठीक, फिर और क्या किया था, 28 फरवरी को इन्वेस्टमेंट को सेल करी थी। तो इन्वेस्टमेंट अगर मैं सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, 28 फरवरी 2022 को क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, और उसने बोला था कि पार पे सेल करिए, उसने किस पे पार सेल किया, पार पे, तो यानी कि 1,50,000, तो बैंक में इधर आ जाएंगे 28 फरवरी 2022 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, 1,50,000। नहीं, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में नहीं मिलता, वो आपके अकाउंट में अलग से आ गया। इंटरेस्ट जो मिला वो इन्वेस्टमेंट में थोड़ी मिला, वो तो आपके अकाउंट में अलग से आ गया ना, अपने अकाउंट में अलग दिखा दिया। तो 1,50,000 इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, तो 4,000 कौन सा कह रहे हो, ठीक है ना, वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 4%, वो तो अलग से मिल गया हमें। तो ये 1,50,000 तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, तो ये 1,50,000 सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, और उसको पार पे बेचने को उसने बोला है, तो पार पे बेचा, यानी कि 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट हमने एज इट इज पार पे बेच दी। ठीक, पार पे बेच दी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर उसके बाद हाँ, अब सोच के देखो, हमने क्या किया हुआ है, ये हालांकि ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा है, ये वाली एंट्री एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बनाया एक्चुअली। अगर हमें बैंक अकाउंट नहीं बोला होता ना, तो मैं ये वाली एंट्री नहीं बताता जो भी बता रहा हूँ। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं, तो मेरी कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं, तो कंपनी को उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट की एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इंटरेस्ट दूंगा, तो बैंक से पैसा जाएगा, जाएगा तो यानी कि मैं 28 फरवरी 2022 को इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि मैंने 28 फरवरी को तो रिडीम कर दिए। तो मैं इंटरेस्ट कब तक का पे करूंगा, 28 फरवरी तक का। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट।
कितना 10 लाख के डिबेंचर्स थे जो कि कितने परसेंट थे 6%। डिबेंचर्स तो 6% थे ना, इस इन्वेस्टमेंट पे भले ही 4% मिल रहा है बट मैं तो कितने परसेंट दूंगा 6%, क्योंकि मेरे डिबेंचर्स कितने परसेंट वाले हैं 6% वाले। कितने महीने का 2 महीने का कितना आ गया 10, कितना आ गया 10,000। क्लियर है यहाँ तो डाउट। क्या कह रहे हो ओपन मार्केट वाला क्या कहाँ पर है? वो तो ओपन मार्केट वाला है, वो दूसरा टॉपिक है, ये इस टॉपिक की बात नहीं है। इलस्ट्रेशन तो जनरल टॉपिक पे ओन डिवेंचर्स वाला ना। हाँ वो मतलब इस पे ज्यादा बताते नहीं है बट उसका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी वगैरह भी पूछ लेते हैं, एंट्रीज वगैरह भी पूछ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, यही वाला आता है सबसे ज्यादा, मैंने बोला ना ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो अब देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ इधर ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या किया, जो जो अकाउंट मांगे थे वो अकाउंट बनाए, सबका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, फिर एक एक करके एंट्री करना शुरू कर दो। यानी कि पहले सबसे पहले देखो डीआरआर अकाउंट की बात करो, डीआरआर अकाउंट में क्या करना था, डीआरआर अकाउंट 10% बनने वाला था, 10% था यानी कि 1 लाख रुपए बनाना था, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था तो 50 और चाहिए तो हमने 50 और बना दिया। ठीक, प्रीमियम की अभी बात नहीं करेंगे, प्रीमियम की बात कब होगी जब रिडीम होंगे डिवेंचर्स, तो अभी नहीं करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे पहले तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि मैंने इस पे सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। ठीक, फिर इस इन्वेस्टमेंट को उसने बेच दिया था और किस पे बेचा था, पार पे बेचा था, तो इस इन्वेस्टमेंट को मैं बेच दिया। ठीक, और डिवेंचर्स जो हमारे पास ऑलरेडी इशूड पड़े थे उस पर मुझे इंटरेस्ट देना, तो उस पर मैंने इंटरेस्ट दिया, इतनी सी एंट्री पास किया मैंने। ठीक, तो सिंपल सी एंट्री पास किया, अब बस लास्ट में क्या बचा है, डिवेंचर्स को रिडीम करना बचा है, तो डिवेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। तो रिडीम कर रहे हैं तो इधर इशू किया था तो इधर था, अब रिडीम करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। वैसे एंट्री कैसे चलती है, डिवेंचर होल्डर्स में ट्रांसफर होता है बट हम सीधा बैंक से पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, कितना 10 लाख, और इसको हमने कितने पे प्रीमियम पे इशू किया है, सॉरी प्रीमियम पे रिडीम किया है, तो प्रीमियम आ जाएगा 28 फरवरी 2022 बाय पी एंड एल अकाउंट। ये प्रीमियम राइट ऑफ हो जाएगा किससे, पी एंड एल अकाउंट से, कितना 10,000, और इस प्रीमियम की पेमेंट कर दो टू बैंक, कितना 10,000। 101 रुपए में डिवेंचर्स को रिडीम किया, 10,000 डिवेंचर्स थे जो हमने 100 में इशू किए थे, 101 में रिडीम किए, यानी कि 1 रुपए प्रीमियम पे रिडीम किया, 1 रुपए किस पे रिडीम किया, प्रीमियम। तो वो 1 रुपए प्रीमियम पे जो रिडीम किया है वो 1 रुपए ही है हमारा, जिसकी वजह से 10,000 का प्रीमियम आया था, 10,000 डिवेंचर्स और 1 रुपए का प्रीमियम, यानी कि कितना हो गया 10,000 का प्रीमियम आ गया। ठीक, तो प्रीमियम और डिवेंचर्स कितना आया 10,000, क्योंकि 1 रुपए पे रिडीम किया था। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, और इसी प्रीमियम को हमने पे कर दिया कितने से, बैंक से, तो यानी मेरा टोटल पैसा कितना गया 10,000 डिवेंचर्स 101 रुपए के बेस पे, यानी कि 10,10,000 रुपए गए, तो 10 लाख हमने यहाँ पे कर दिए, 10,000 यहाँ पे कर दिए, टोटल पैसा कितना गया 10,10,000। तो यहाँ पर डाल दो बाय डिवेंचर्स अकाउंट, जो 6% डिवेंचर्स है 10 लाख, और बाय प्रीमियम अकाउंट कितना 10,000। ये हो गया, बाकी बचा हुआ इसका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर कर लेना। ये अकाउंट खत्म हो गया, हाँ खुशबू वगैरह बैठ जाओ, और ये हो गया हमारा अकाउंट खत्म। ठीक, ये खत्म हो गया। अब हमें ये जो डीआरआर अकाउंट है याद होगा, इसका क्या करते हैं, अगर मेरे डिबेंचर्स रिडीम हो गए तो मुझे क्या ये फंड चाहिए, नहीं चाहिए, अगर मेरे डिबेंचर्स रिडीम हो गए तो मुझे इस फंड की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये फंड रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इस फंड का पैसा किसमें ट्रांसफर कर दूंगा, जनरल रिजर्व में। लास्ट एंट्री पास करते थे ना फंड वाली, कि फंड टू लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर्स, फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर क्या आएगा जनरल रिजर्व, कितना 1 लाख, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, कितना 1 लाख रुपए। बात समझ आ रही है, ठीक, ये अकाउंट खत्म हो गया, ये अकाउंट तो क्लोज ही है, ये अकाउंट भी क्लोज है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 31, फटाफट से गो थ्रू कराता हूँ पूरा क्वेश्चन वापस। देखो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने सबके ओपनिंग बैलेंस डाले,
ये 5 अकाउंट मेन है और ये 5 अकाउंट ही हर केस में बनेंगे ऑलमोस्ट, उसके अलावा कोई अकाउंट एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस ये था, इसका ओपनिंग बैलेंस ये था, इसका ओपनिंग बैलेंस ये था और इसका ओपनिंग बैलेंस ये था। ये चारों ओपनिंग बैलेंस तो क्वेश्चन नहीं दिए हुए थे, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। ठीक, फिर उसने बोला था कि हम सबसे पहले हम देखेंगे सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड का अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितने आपके डिबेंचर्स है ना उसका 10% आपको डीआरआर बनाना है। 10% आपको क्या बनाना है? डीआरआर। तो आपके डिबेंचर्स कितने के थे? 10 लाख के, यानी कि इसका 10% आपको डीआरआर कितना बनाना था? 1 लाख। आपको डिबेंचर्स का डीआरआर कितना बनाना था? 1 लाख। तो मैं एंट्री पे टिक करता जाता हूँ, ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई, ये हमारी हो गई और ये हमारी। फिर मैंने क्या बोला? डीआरआर कितना बना था? 1 लाख रुपए, जिसमें से 50,000 का तो तुमने ऑलरेडी बना रखा है, बाकी क्या करोगे? 50,000 का और बना दोगे। तो और बनाने की एंट्री क्या थी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, यानी कि सिंकिंग फंड हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सिंकिंग फंड हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। तो मैंने 1 लाख का क्या बनाया? डीआरआर। ठीक, फिर इन्वेस्टमेंट का ये जो ओपनिंग बैलेंस था ये कब का था? 1 जनवरी का। लेकिन हमने ये इन्वेस्टमेंट सेल कब करी? 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो 2 महीने का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट कितना आया? 1,50,000 पे 4% 2 महीने का, यानी कि 1,000। ठीक, वो इंटरेस्ट मिला। ऐसे ही एक और फिर इस इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 28 फरवरी को, तो बेचा तो इधर क्रेडिट साइड में आ जाएगा और यही पैसा हमारे पास 1,50,000 आ गया इन्वेस्टमेंट बेच के। ठीक, अब अगर 28 फरवरी को हम अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो मुझे ये बैलेंस कब था? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का इंटरेस्ट मुझे भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो डिवेंचर्स इशू करे हुए हैं। तो मैंने डिवेंचर अगर इशू किया हुआ है तो मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट मैं पे कर दूंगा, तो वो डिवेंचर इंटरेस्ट आ गया 10,000। बात समझ आ रही है? और लास्ट में डिवेंचर्स को बस क्या कर दो? रिडीम कर दो। 10 लाख के डिवेंचर से ये 10 लाख कैसे बना था? 10,000 डिवेंचर्स 100 रुपए के। 10,000 डिवेंचर्स कितने के? 100 रुपए के। बट क्वेश्चन ने बोला कि इनको रिडीम कर रहे हैं कितने में? 101 रुपए में, यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा रिडीम कर रहे हैं। तो 1 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। तो मुझे कितने देने पड़ेंगे? 10 लाख 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरे बैंक से जाएगा कितना? 10 लाख 10,000। वो 10 लाख 10,000, 10 लाख तो एज इट इज डिवेंचर्स के गए और 10,000 हमारे किसके गए? प्रीमियम के। तो 1 लाख ये हो गया, 10 लाख ये हो गया और 1,000 10,000 किसके गए? प्रीमियम के। ये प्रीमियम किससे राइट ऑफ कर दो? पीएनएल से। खत्म। ठीक, और ये तो बैलेंस है। और लास्ट में बस ये देख लेना, लास्ट में जो ये डीआरआर का बैलेंस है ये किसमें जाएगा? उसमें जनरल। 1.5 लाख वाला इन्वेस्टमेंट था, इसको हमने उसमें बोला था कि सेल करिए। ये इन्वेस्टमेंट कब है? 1 जनवरी को। सेल कब करी है? 28 फरवरी को। तो 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का उसको क्या मिलेगा? 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 जनवरी 1,50,000, 28 फरवरी 2 महीने हो गए, तो 2 महीने का इस पे क्या कैलकुलेट हुआ? इंटरेस्ट। और फिर इसी को हमने सेल कर दिया, तो सेल करने की एंट्री दिखा दी इधर की। ये भी पैसा हमारे पास फ्री होगा। तो ये वीडियो पूरी यूट्यूब पे रहेगी, एक बार ना देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। और एक बार 2-3 बार इस वीडियो को दोबारा देखना, कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछना। इसके क्वेश्चन अब तुम इजीली कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 1 हो जाएगा, इलस्ट्रेशन 2 हो जाएगा, 3 हम कर चुके हैं, 4 तुम कर देना, चारों इलस्ट्रेशन कर देना, ठीक है ना। और अपनी टेक्समेन खत्म कर देना। टेक्समेन में सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसके तो देखो चारों कर दो, अभी सुनी लो। इन इशू ऑफ डिवेंचर्स के तो चारों कर लो, ज्यादा 4 ही इलस्ट्रेशन है और बैक क्वेश्चन में 2-3 ही है। इशू ऑफ डिवेंचर्स ये सारे कर लो, सॉरी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की ये कर लो। हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के 4-5 क्वेश्चन ही है टेक्समेन में, क्योंकि अभी आया था ये पेपर में, ज्यादा है नहीं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की बात करूं तो 9-10 जरूर कर लेना। हाँ, देखो बैक क्वेश्चन तो ना सारे ही कर लेना। बैक क्वेश्चन हर एक टॉपिक में ना ज्यादा नहीं है, एक दो ही डाले होते हैं। तो बैक क्वेश्चन जो टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन है वो तो सारे कर लेना। इलस्ट्रेशन में बता रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 9-10 कर लेना। 7th, हाँ इसी का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 7th इलस्ट्रेशन, 5th और एक सेकंड कर लेना चाहिए। सेकंड, हाँ सेकंड बहुत है बस। हाँ, 9, 10, 7, 5, 2 टेस्ट योर नॉलेज सारे कर लेना, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज मत छोड़ना, जो बैक क्वेश्चन था। बोनस इशू राइट इशू में भी 4-5 इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेटर पे करने वाली, वो सारी कर दो। वो बता, बोनस इशू राइट इशू पूरा कर दो। इशू ऑफ डिवेंचर्स में इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 12, हाँ इशू ऑफ डिवेंचर्स इलस्ट्रेशन नंबर 13,
10 10 12 13 8 9 7 7 से लेके ऑलमोस्ट सारे ही हैं इसमें तो, क्योंकि सब अलग अलग उसपे 7 से लेके सारे कर लो, बाकी उससे पहले ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बाकी उससे पहले छोड़ देना चाहिए। एक 11 आई थिंक मैंने छुड़वाया बीच में। 25 नंबर तक तो कम से कम आएगा। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी तुम्हें बताया, इलस्ट्रेशन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का, वो तुम करोगे ना तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। उसमें एक दो चीजें हैं मिक्स वाली, उसमें शेयर्स भी और उसमें डिबेंचर्स भी। हाँ वैसे वैसे अलग अलग है। हाँ। एक लिखना इश्यू ऑफ शेयर्स में इलस्ट्रेशन नंबर 17, इलस्ट्रेशन नंबर 17 15 17 15 13 11 9 7। बस ठीक है, बाकी तो सारे बेसिक बेसिक वाले हैं। एक फिफ्थ और कर देना बस, इसका फिफ्थ। हाँ बैक क्वेश्चन तो हर एक में ना दो दो तीन तीन है, ज्यादा है नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता ना, कुछ होगा ही। देखो एक बारी फटाफट से देखना, पेज नंबर निकालना 11.196 11.196। पेज नंबर 11.195 सॉरी, इलस्ट्रेशन 4 देखना शुरू हो रहा है। कहता था बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी एंड एचएफसी। तो एक कंपनी है अनलिस्टेड है, इसके बारे में सारा पूरा बैलेंस शीट दे दी। लास्ट में बोला है एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द ऑप्शन टू परचेज 1 रुपीज 10 शेयर एट 15 रुपीज फॉर एवरी 4 शेयर्स held prior to the bonus distribution. The option was taken by all the shareholders. तो कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर्स है? 20,000 शेयर होल्डर्स है। तो इसने यहाँ पर एक तो इशू की एंट्री पूछ ली, कैसे होगा? हर 4 के बदले में एक शेयर इशू करना था, तो यानी कि 20,000 शेयर थे, तो 20,000 डिवाइड बाय 4 यानी कि 5,000 नए शेयर इशू करने हैं। कितने रुपए में? 15 रुपए में। 10 वाला शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 15 में, तो 5 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम। तो एंट्री क्या हो गई? राइट साइड में आना, सोल्यूशन पे आना, मतलब सोल्यूशन में देखो पहली तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो उसने हालांकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आना था उसकी जगह पे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो कितना? 5,000 इंटू 15, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 और 25,000। नॉर्मल इशू की एंट्री हो गई है तो ठीक। फिर उसके बाद क्या बोला था उसने? टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। कहते हैं कि बोनस दे देना कितने पे? एक शेयर पे एक बोनस शेयर 5 के बदले, यानी कि कितने हो गए? 20 पहले से थे, 5 और इशू कर दिए, 25,000 हो गए। तो 25,000 में 5 के बदले एक, यानी कि 5,000 बोनस शेयर दिए। 5,000 कितने दिए? बोनस शेयर। और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो बोनस शेयर कितने का दिया? 50,000 का। तो राइट साइड में आना, मतलब सोल्यूशन पे आना, क्या कहता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, पीएनएल डेबिट टू बोनस कितना? 50,000, 25,000 दे दिए सिक्योरिटीज प्रीमियम और पीएनएल से, क्योंकि हमारे पास बड़ा ही बैलेंस इतना होगा। 5,000, 5,000 बोनस शेयर 10 रुपए का है, तो 50,000 बोनस शेयर। 25,000 बोनस, 25,000 शेयर है ना नॉर्मली, 20 पहले थे, 5 और इशू कर दिए, 25 हो गए। कहता है हर 5 के बदले एक शेयर देना है, यानी कि 25,000 डिवाइड बाय 5, 5,000 शेयर देना, 10 रुपए का, तो 50,000 का बोनस हो गया। तो इसी क्वेश्चन में क्या आ गया? बोनस भी डाल दिया। इसी क्वेश्चन में क्या आ गया? बोनस। फिर कहता है टू रीपे द डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। अब डिबेंचर्स को रीपे करना है, तो डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो डिबेंचर्स है कितने के? थर्ड नोट में देखना 12% डिबेंचर्स लिखे हुए हैं कितने के? 1,20,000 के। तो 1,20,000 की डिबेंचर्स है और अनलिस्टेड कंपनी है, तो यानी कि कितने परसेंट बनाओगे? 10%, यानी कि कितने का? 12%, 12,000 का। तो यानी कि पीएनएल टू सिंकिंग फंड या पीएनएल टू डीआरआर कितना? 12,000। तो देखो एंट्री क्या कर दी? पीएनएल टू डीआरआर कितना? 12,000, 12,000। क्लियर है? डन। और कुछ बोला इसने आगे? चलेगा वैसे, लेकिन ज्यादा यूज डीआरआर करते हो तो इसलिए डीआरआर कर देना, ठीक। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ तुम्हें इसमें, वो मिस कर दिया है।
पेज नंबर आना 11.188 पे, फटाफट से आना पेज नंबर 11.188 पे। हाँ क्विकली एक लाइन पढ़ा देता हूँ उस पे देखना, टॉपिक नंबर 6.3.4 है इन्वेस्टमेंट को लेके। कहता है अगर तुम्हें बताया नहीं है ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस केस में तुम, जैसे मैंने बोला कि डीआरआर कितने परसेंट होना चाहिए, 10%, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 15%। जितने के तुम्हारे डिबेंचर्स है ना, उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो जैसे हम डीआरआर बनाते हैं 10%, वैसे आपको इन्वेस्ट करना है कितना, 15%। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स कितने के थे, 10 लाख के, उसका 15% कितना बनता है, 1.5 लाख। हमने इन्वेस्ट भी कितना कर रखा था, 1.5 लाख। अगर कम होता ना तो मैं और इन्वेस्ट करके 1.5 लाख पूरे कर देता। हाँ बिल्कुल कर देता है। नहीं नहीं नहीं, फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आपकी जब मार्केट वैल्यू चेंज होती है ना, उसका पैसा जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कॉन्सेप्ट होता है वो कब होता है, अगर आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तब वो रिजर्व में जाता है। ये तो हम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, जितने के तुम्हारे डिवेंचर्स है ना, उसका 10% तुम्हें रिजर्व में ट्रांसफर करना है और 15% तुम्हें इन्वेस्ट करना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में कितना है, 1,20,000 के डिवेंचर्स है, तो उसका 15% कितना हुआ, करना 1,20,000 का 15%। हाँ कितना हुआ, 18,000। तो यानी कि तुम्हें 18,000 की क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट। तो देखना नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 18,000, 18,000। ठीक, और लास्ट में फिर डिवेंचर्स को रीपेमेंट कर दिया। तो रीपे करने की एंट्री और प्रीमियम पे रीपे किया है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर। अंदर बैठ सकते हो वो सारे अंदर। हाँ क्या कह रहे हो, इंटरेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, जब तक वो मांगे ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम दिखा भी दोगे तो एक्स्ट्रा एंट्री में काउंट हो जाएगा। वो ना यहाँ पर क्यों दिखाई, क्योंकि उसने बैंक अकाउंट मांगा था मुझसे, तो बैंक अकाउंट बनाना था, तो इसलिए मुझे वो दिखानी पड़ी। बट अगर जनरल एंट्री मांगे ना, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो बस यही अमाउंट था। उसके बाद देखो पी एंड एल टू प्रीमियम, प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, डीआरआर वाला रिजर्व में भेज दिया, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। 10% और 15% बस कंपल्सरी, ये दो चीजें याद रखना। तो ये क्वेश्चन था इसमें, जिसमें नॉर्मल इशू भी होगा शेयर, बोनस भी आ गया और डिवेंचर भी आ गया। तो किसी के लिए कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये अनलिस्टेड कंपनी के लिए है। बाकी अगर कोई भी लिस्टेड है या फिर ये एनबीएफसी वगैरह है, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, उसमें आपको कुछ नहीं करना। चलो, तो ये हमारा था डिवेंचर का चैप्टर। इसके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और ये आज वाली वीडियो को शाम को देख के तभी के तभी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।